Good morning, students. Today we can start our next lecture. The topic is partnering and regulatory requirement of natural product. In this chapter, we will discuss about the what is patent, intellectual properties, farmers' right. पेटेंट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आपके कोई न्यू ड्रग डिस्कवरी यदि आप करते हैं तो कैसे उसकी पेटेंट हमको उसमें कैसे मिलता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, गवर्नमेंट के क्या राइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पेटेंटिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे। पेटेंट जो होता है जनरली इट इज़ अ राइट ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशंस विच इज़ अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस that provides in general a new way of doing something or offer a new technical solutions to a problem. It means that patent जो होता है एक पेपर ग्रांटेड फॉर्म होता है जिसमें जनरली हम देखते हैं कि यदि कोई न्यू इन्वेंशंस हमने किया है या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोसेस हमने डिस्कवर की है तो उस हमारी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को पेटेंट ग्रांटेड किया जाता है, गवर्नमेंटली डॉक्यूमेंटेड होता है जिसमें पेटेंट लिया जाता है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपने न्यू प्रोसेस की डिस्कवरी की है, किसी और ने इसकी डिस्कवरी नहीं की है और आप चाहें तो अपने पेटेंट को पे के थ्रू आप दे भी सकते हैं। पेटेंट जो है एक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें राइट्स मिलते हैं मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग एन इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जनरली जैसे आपको न्यू आइडिया आपके माइंड में आता है तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क आता है। जैसे नेम आ जाता है, इमेज यूज्ड इन कॉमर्स, क्या इमेज आप कर रहे हो उसको। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड्स पेटेंट फॉर इन्वेंशन, जैसे ट्रेडमार्क आपके आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आ जाती है, कोई न्यू जोग्राफिकल इंडिकेशंस आप करते हैं तो वो आ जाती है, कुछ पेंटिंग, म्यूज़िक, फ़ोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। मतलब आप इतनी सारी चीज़ों को आप पेटेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम फार्मर राइट्स की तो फार्मर राइट जो होती सेविंग, एक टाइप की सेविंग होती जिसमें एक्सचेंज होती, सेलिंग होती एंड यूजिंग फार्मर सेव सीड्स आर अ पार्ट ऑफ फार्मर राइट्स। राइट्स जो होते हैं इसमें प्री कंडीशंस होते हैं जिसमें जनरली फार्मर राइट्स जो होती है क्रॉप ब्रीडिंग से रिलेटेड होती है। क्रॉप ब्रीडिंग मतलब आप किसी न्यू जेनेटिक रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस रिसोर्सेज डेवलपमेंट में फार्मर्स का क्या योगदान है उसके लिए हम फार्मर्स राइट को ये आपके फार्मर राइट्स में आते हैं। अब प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स में जनरली आप देखते हैं कि प्लांट ब्रीडर्स में आपके राइट ग्रांटेड होते हैं टू द ब्रीडर्स ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स के लिए डेट गिव द ब्रीडर एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द प्रोपोगेटिंग मटेरियल के लिए, जिसमें आपके सीड्स आ जाते, कटिंग आ जाते, डिवीजन्स, टिश्यू कल्चर्स आ जाते हैं। मतलब आप जैसे आप मान लो पोटैटो प्लस टोमेटो उन दोनों की हाइब्रिड करके न्यू प्लांट डेवलप करते हैं तो आपका जो भी न्यू इन्वेंशन होगा वो प्लांट ब्रीडर राइट्स में आपकी कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक तो बायोपेरेसी आ जाती है, एक बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायोपेरेसी जो है जनरली नेचुरली ऑकरिंग बायोकेमिकल जो जेनेटिक वेस पे नेचुरली ऑकरिंग जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपकी बायोपेरेसी पे आ जाती है। बायो प्रोस्पेक्टिंग जो होता है कॉमर्शलाइजेशन होता है न्यू प्रोडक्ट का जिसमें बायोलॉजिकल सोर्स के बेस पे इस पे ऑब्टेंड होता है और ये सारी चीज़ें जो होती है वो एफडीए जो है अप्रूवल करता है। अब इसमें आपकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब आपको उस आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पेटेंट्स के बारे में क्या नॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज में आ जाती हैं। स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज़ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, एक तो आप इंटरनेशनल इफ़र्ट्स के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। एक जनरल इनिशिएटिव पर्पस, जनरली हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या हो रहे हैं, किस तरीके से आप जो भी आपका मोड हो पेटेंट को गेन करने का, न्यू डिस्कवरी को गेन करने का, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। न्यू अप्रोचेज ऑफ फॉरवर्ड ड्रग टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। अब पेटेंटिंग एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज में आप
नीम ट्रीज़ का नहीं कर सकते हैं। हर्ब ग्रोन इन ड्राई जोन्स इन अराउंड, मतलब आप नीम ट्री का भी कर सकते हो, टर्मरिक का कर सकते हो। बट इफ़ यू आर आपने कोई न्यू चीज़ उसमें डिस्कवरी की है तो उस कंडीशंस में आपको वो पेटेंट के रूप में मिल सकती है। तो न्यू ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है आपके न्यू ड्रग डिस्कवरी के लिए, आपकी पेटेंटिंग के लिए, और साथ ही कुछ नया डेकोरेटिव आइडियाज़ जो होते हैं माइंड में, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब रेगुलेटरी इशू की बात करते हैं। आपकी रेगुलेटरी जो इश्यूज़ है इसमें हर्बल ड्रग रेगुलेशंस कैसे होता है, तो जीएमपी जो है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, इनने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में ही उनने ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर दी हैं, जिसमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आ जाते हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज़ आ जाती हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। उनने सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ बनाए हैं कि क्या इश्यूज़ होते हैं जिसके कारण हर्बल ड्रग का रेगुलेशन, नॉट ओनली हर्बल ड्रग बट इन केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस विच इज़ फॉर्मुलेटेड इन द इंडस्ट्रीज़। अब इसमें आपकी फॉलोइंग एजेंसीज़ होती है, एडवाइजरी बोर्ड होता है, एनालिटिकल होते हैं और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो मैंने इस टेबल में आपको बताए हैं। साथ ही आपके ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आपके सेक्शन 33B2 लेके 33N आपको प्रोवाइड किए हैं रिलेटिंग टू द आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के बारे में बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस एक्स ऑफिस मेंबर होता है, ड्रग कंट्रोलर होता है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के एक मेंबर्स होता है, इसके अलावा 1 टीचर होता है, और आपके जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी है उसके भी मेंबर्स होते हैं। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रिलेटेड टू आयुर्वेदा में आपके जनरली जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, मतलब रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल्स के लिए, यदि आप आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं, उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हर अलग अलग रेगुलेशंस ग्रांटेड होती हैं। सिद्धा के लिए अलग होगा, यूनानी के लिए अलग होगा, और आपके आयुर्वेदा के अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, आपके जो रूल्स हैं वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इसमें आपको रेगुलेशंस में बताई हुई हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल ऑफ आयुर्वेदा इंक्लूडिंग सिद्धा और यूनानी ड्रग्स, तो इसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑन मोर देन 1 सेट ऑफ प्रमाइजेज में भी कर सकते हैं। लाइसेंस अथॉरिटीज़ करना होता है, एप्लीकेशंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिद्धा ASU ड्रग्स के बारे में भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो जनरली आपको आयुर्वेदिक कमेटी जो है वो आपको फॉर्मुलेटेड आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में, ट्रेंड पेटेंट फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाती है। अब नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री की बात की जाए तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द what was the role of herbal in the drug industries, past present status of herbal medicines। पास्ट में भी जब आपकी सिस्टम्स नहीं थे, मतलब आपके जो फॉर्मुलेशंस नहीं थी, तो उस कंडीशन में भी हर्बल मेडिसिन्स का यूटिलाइजेशन किया यूज़ होता था। और अभी करंट में भी सभी को पता है कि कोरोना में ज़्यादातर काढ़ा ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेडिशनल में भी यूज़ है, पास्ट में भी यूज़ है हर्बल का, प्रेजेंट में भी यूज़ है। तो सारे प्रोस्पेक्टस जो होते हैं वो हर्बल इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल रहते हैं, प्रेजेंट आगे भी रहेंगे, क्योंकि 70% जो होते हैं जनरली हर्बल मेडिसिन्स पर डिपेंड करते हैं। और अभी का जो टाइम है इसमें भी यही बताया गया है कि फ्यूचर क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं हर्बल मेडिसिन्स के। प्लांट बेस्ड स्टेटस भी होता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीटेड है। तो इस लेक्चर में आपका होल ऑफ द सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड, एंड जनरली जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है आपका इंडस्ट्री में हर्बल मटेरियल का, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप बिना उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होता है हर्बल इंडस्ट्री में आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट द सिलेबस और relating to the syllabus, you are consulting to me and preparing for your sessional. Thank you.